दिल्ली दरबार की दूसरी घोषणा में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली ले आने का निर्णय था। दोनों घोषणाएं एक दूसरे की पूरक साबित हुईं। राजधानी यहां ले आने से क्रांतिकारियों का उबाल थोड़ा ठंडा हुआ। वह उसी तरह विस्फोटक रूप लेता जाता तो संभव था कि स्वातंत्र्य चेतना जगाने का काम वर्षों तक प्रभावशाली ढंग से नहीं चलता। अंग्रेज सरकार को यह लाभ हुआ कि वह जन आक्रोश का तुरंत शिकार होने से बच गई। इस फैसले में मुख्य भूमिका रखने वाले वायसराय लॉर्ड हार्डिंज की हालांकि आलोचना हुई थी। यहाँ के अंग्रेज अधिकारियों और ब्रिटेन के लोगों ने उसे खूब बुरा भला कहा, लेकिन समय ने सिद्ध कर दिया कि उसका फैसला सही था। 3 साल बाद पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। भारत के राजा महाराजाओं और समाज के श्रेष्ठ वर्ग ने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज सरकार अपने कई वायदों से मुकर गई, लेकिन भारतीय समाज में आत्मविश्वास और जागरण की जो लहर उत्पन्न हुई थी वह निरंतर तीव्र होती गई। 1911 की राजनैतिक घटनाएं भारत की भावी दिशा तय करने वाली हलचलें थीं। उस वर्ष को देश का भविष्य निश्चित करने वाला वर्ष भी कह सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उन दिनों कई महत्वपूर्ण गतिविधियां चल रही थीं। उस वर्ष भारतीय धर्म और अध्यात्म की एक महत्वपूर्ण आस्था को नई अभिव्यक्ति भी मिली। नव जागरण के उस दौर में राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक आदि चिंतक और नेता भारत के स्वर्णिम अतीत और आंतरिक वैभव का साक्षात करा रहे थे। मैडम ब्लेवाट्स्की, कर्नल आलकाट, एनी बिसेंट आदि यूरोपीय विद्वान भारतीय अध्यात्म के गीत गा रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में भारतीय धर्म संस्कृति का जो विजय उद्घोष किया था, उसकी गूंज इन विभूतियों की वाणी और कर्म में सुनाई देती थी। पश्चिमी विद्वान भारतीय धर्म दर्शन के तात्विक रूप की मुक्त कंठ से सराहना करते थे। उस आधार पर नए विश्व की रचना का स्वप्न भी देखते थे, लेकिन उन्हें यहाँ के कई प्रचलनों से भारी परहेज था। कुछ भारतीय विभूतियां और प्रवृत्तियां भी इसी धारा को अपनाई हुई थीं। रामधारी सिंह दिनकर ने उस स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखा है, ये लोग केवल संशोधित हिंदुत्व का समर्थन करना चाहते थे, किंतु केवल संशोधित हिंदुत्व के साथ समग्र हिंदुत्व का त्राण नहीं था। आखिर इस बात का क्या जवाब था कि इन सुधारकों और प्रगतिशील विचारों के बावजूद सारी जनता पत्थर को पूज रही थी, राम और कृष्ण को अवतार मान रही थी एवं पुराणों और पुरोहितों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उस समय का हिंदुत्व ईसाइयत का भारतीय संस्करण हो गया था। एनी बिसेंट ने संशोधित या तथाकथित प्रगतिशील हिंदुत्व को अधूरा और खंडित बताया। उन्होंने केवल वेद, उपनिषद और गीता के तत्व ज्ञान की विवेचना ही नहीं की, बल्कि स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र और महाकाव्य से जब जहां जो संदर्भ मिले सनातन धर्म के समग्र रूप का आख्यान आरंभ कर दिया। इंग्लैंड में जन्मी और वहीं शिक्षित हुई पली बढ़ी एनी बिसेंट के मुंह से पुनर्जन्म, अवतार, देवता, योग, जप तप, अनुष्ठान, सिद्धियां और 84 लाख योनियों की बातें सुनकर वे भारतीय भी अचकचा कर उठ गए, जो आधुनिक सुधारवादियों के प्रचार से संशय में पड़ गए थे। प्रचार के प्रभाव से वे अपने आप को लज्जित भी अनुभव करने लगे थे। सन 1914 में उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि सनातन धर्म की रक्षा भारत और यहाँ के लोग ही कर सकते हैं। अपने 40 वर्ष के गंभीर चिंतन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि सनातन धर्म विश्व के सभी धर्मों से ज्यादा वैज्ञानिक, गहन और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। इसकी रक्षा यहीं के लोग कर सकते हैं। हम बाहरी लोग आपकी चाहे जितनी प्रशंसा करें, आपका उद्धार आपके ही हाथ में है। आप किसी प्रकार के भ्रम में न रहें। सनातन धर्म के बिना भारत के सामने कोई भविष्य नहीं है। एनी बिसेंट ने सनातन धर्म का जो स्वरूप पश्चिमी विद्वानों और उनके भारतीय अनुयायियों को समझाया था,
उसके स्रोत वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृति शास्त्र, रामायण, महाभारत और पुराण आदि ग्रंथ थे। उसमें देवी देवता, सिद्ध आत्माएं, अवतार, दैवी शक्तियां और ईश्वर के सगुण निर्गुण सभी रूप समाविष्ट हैं। तीर्थ, आश्रम, देवस्थान, मंदिर, देवालय और आश्रम आदि पवित्र स्थानों पर उसकी तरंगें विशेष रूप से अनुभव की जा सकती हैं। वह गूढ़ तत्व चिंतन से लेकर सहज लोक विश्वासों में विविध रूपों में प्रकट होता है। ब्रिटेन से चलकर आई भारत भक्त विदुषी एनी बेसेंट ने 1920 के बाद भारत की स्वतंत्रता के लिए चल रहे प्रयत्नों को भी प्रेरित किया, लेकिन उनका मूल योगदान सांस्कृतिक था। बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में उन्होंने भारत के तत्व ज्ञान की मीमांसा की और कहा कि सनातन धर्म का पुनर्जीवन, उत्थान और उसे सुदृढ़ बनाना पहला भारतीय अनुष्ठान है। इस कार्य के साथ ही आत्मसम्मान, अतीत का गौरव, भविष्य में विश्वास और भारत के साथ विश्व के नए निर्माण के दायित्व भी जुड़ जाते हैं। यह भाषण सन 1911 में दिया गया था। उल्लेखनीय है कि इस कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने स्वयं की थी। स्थापना और विकास के लिए उन्होंने अपनी संचित संपदा लगा दी थी। यही कॉलेज आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो गया। हमारे चरित्र नायक के दीक्षा गुरु पंडित मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद उसके विकास और गौरव के लिए जो किया अथवा कर सके, उसके मूल में भारतीय आत्मा एनी बेसेंट का परिश्रम ही जाता था। पुस्तक चेतना की शिखर यात्रा, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।